हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने कुछ क्वेश्चंस को किया था, आज उसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि सीटेट की परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब मधुमेह रोग को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपको, ये कल भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम क्या होता है। मतलब दांत जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनका क्रम क्या होता है, पहले कौन से दांत होते हैं फिर पीछे कौन से हैं। तो इसमें टिक लगा हुआ है, आप वैसे भी समझ लीजिए। पहले दांत जो सबसे सामने के होते हैं उन्हें कृंतक कहते हैं, जिससे हम काटने का काम करते हैं। फिर रदनक, जिससे किसी चीज़ को चीरने का काम करते हैं। फिर अग्रचर्वणक, तोड़ने का, और चर्वणक से पीसने का। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विषम को चुनिए। इनमें से विषम कौन सा है। अंडा, अंडाणु, युग्मक और भ्रूण। तो ये भ्रूण इसमें से विषम है, क्योंकि ये बाद की स्थिति होती है। अगला है, लार का कार्य क्या है। पहला ऑप्शन, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, स्टार्च को शर्करा और स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मंड को या स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अंतःश्वसन, मतलब सांस जब खींचते हैं, अंतःश्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अंतःश्वसन और उच्च श्वसन में खींचने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। तीसरा ऑप्शन है उच्च श्वसन या सांस निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। और डी ऑप्शन है उच्च श्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। सही ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन इसमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सांस छोड़ते समय और लेते समय दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कितने % ऑक्सीजन हम लेते हैं और कितने % छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव प्रसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य हैं। सिराओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको उसमें से सही बताना है। पहला है, सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। दूसरा है, सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। तीसरा है, सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो छठवां क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन भी ठीक है और सी ऑप्शन भी ठीक है। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि फुसफुसिए सिराएं ऑक्सीजन वाला ब्लड भी ले जाती हैं। तो इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए। बी और सी ठीक है कि सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, क्योंकि इन पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है और सभी अंगों से हृदय की ओर ये रक्त को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। जो हमारा सिर है और ऊपरी जबड़ा है, उसके बीच का जो उदाहरण है जॉइंट का, किस प्रकार का है। ऑप्शन ए कह रहा है पेल्विक जॉइंट, श्रोणि संधि का। ऑप्शन नंबर बी है बद्ध संधि या फिक्स जॉइंट। ऑप्शन सी कंदुक खल्लिका संधि, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और डी ऑप्शन है हिंज संधि, मतलब जो एक दिशा में घूमता है। तो आपको पता है आपका सिर और ऊपरी जबड़ा बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता है, तो इसमें बद्ध संधि होती है, इसको हम फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है। तो देखेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है वृक्क, वृक्क से मूत्राशय, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्रमार्ग। बी ऑप्शन कह रहा है वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। और सी ऑप्शन है वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। और डी ऑप्शन वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए बी। तो कैसे होता है, पहले किडनी से जाता है यूरेटर, फिर यूरेटर से यूटेरस में, फिर यूरेथ्रा से निकल जाता है, मूत्रमार्ग से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। ये आपका आंसर सही होना चाहिए। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं। क्रैम्प का मतलब मरोड़ या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, दर्द होता है इसमें। ऐसा होने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित ना होना। दूसरा ऑप्शन है पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना। सी ऑप्शन है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना।
और डी ऑप्शन है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी। अब पायरुवेट क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जैसे ये पायरुवेट में बदलता है तो इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल रह जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये टूटता है, उसके बाद ही ये एनर्जी में बदलता है। तो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो हमारी पेशियों में क्रैम्प आ जाते हैं। नेक्स्ट है, जिस तालाब के जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? ये क्वेश्चन कल भी था, तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन आयोडीन। आयोडीन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है, मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है? कि जनन की अवधि घटनाओं का मतलब पहले कौन सी चीज़ बनती है उसके बाद क्या होता है, इस तरीके से आपको सही क्रम बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि युग्मनज बनता है, फिर युग्मक बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि युग्मक बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण होता है। सी ऑप्शन कह रहा है युग्मक बनता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण बनता है। और डी ऑप्शन कह रहा है युग्मक बनना, निषेचन, भ्रूण, फिर युग्मनज। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। पहले युग्मक बनते हैं, उसके बाद दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, फिर युग्मनज जब आपस में मिल जाते हैं उसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी या रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। रूमिनेंट का मतलब होता है ऐसे जंतु जो अपने भोजन को बहुत देर तक चबा चबा कर खाते रहते हैं। पहले तो वो जल्दी जल्दी खा जाते हैं, फिर बैठ के आराम से जुगाली करते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसमें से रूमिनेंट कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक होना चाहिए, भैंस, गाय और हिरन, ये रूमिनेंट्स होते हैं जो बैठकर जुगाली करते हैं, अपने भोजन को वापस पेट से निकाल के मुंह में लाकर उसको चबाते हैं। नेक्स्ट है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भाग को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आधा आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम क्या है? आपको बताना है इस जंतु का नाम क्या है जो कठोर भाग से, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से अपना आमाशय बाहर निकालता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, स्टारफिश। स्टारफिश ऐसा करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वही क्वेश्चन है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण या वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। तो इसका ऑप्शन फिर से वही है, आयोडीन। आप इस क्वेश्चन को देखिए 3 बार आ चुका है, तो कह सकते हो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्र आंत्र और बृहद आंत्र की लंबाइयों का अनुपात क्या है? मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई। तो इसमें पहले छोटी आंत फिर बाद में बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात पूछा गया है। तो आपको पता है कि जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में बड़ी होती है, और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है लेकिन चौड़ाई में अधिक होती है। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए 5:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्षुद्र आंत लंबी होती है तो इसका 5, और बृहदांत छोटी होती है इसका 1, 5:1 ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन अगर बृहदांत पहले कहता, क्षुद्रांत पीछे करता तो 1:5 हो जाता। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? फिर से वही क्वेश्चन है, आपको रट गया होगा अब तक तो, और इसमें नाम थोड़ा बदल दिया गया है। पैंक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अग्नाशय या पैंक्रियाज एक ही बात है, और ये दोनों मिक्स ग्रंथि भी है, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, मूत्राशय से संचित मूत्र मूत्रमार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्ररंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है, मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। चौथा है, उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। और पांचवा ऑप्शन है, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं, दी गई प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। सभी सही तो सभी है, इनमें सही क्रम क्या है इसका? ठीक है, आप फिर से देखिए, आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है, आपको सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या है? तो सही क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले होगा, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृक्क में पहुंचता है। सबसे पहले किडनी में पहुंचता है, तो पहले नंबर पे तो ये आ गया, ये पहले नंबर पे होगा।
तो कहने का मतलब पहले 5वां ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें 2 में दिया गया। अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, इसके बाद चौथा, 5वें के बाद चौथा, फिर होना चाहिए जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ रक्तों में मूत्र के रूप में पृथक कर दिया जाता है। 5वां चौथा पहला, इतना आपको अभी भी 2 में कॉमन चल रहा है, 5वां चौथा पहला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद होना चाहिए मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है, ठीक है, 5वां चौथा पहला और तीसरा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका बी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं, पूछ सकता है आपसे क्रम। तो 5वां, फिर चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी चित्र दिया गया, आप अगले पेज पे देखोगे। दिए गए आरेख में मनुष्य के शरीर में 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति है, ए बी सी डी। चित्र देखेंगे आप, ए बी सी डी ग्रंथियाँ दी गई हैं, ए बी और सी डी, इनके नाम बता रहे हैं, ए बी सी और डी। अब इसको आपको बताना है कि ए बी सी डी में क्रम कौन सा ठीक है, ठीक है, ए कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है और डी कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ए बी सी डी में कौन सा क्रम ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मस्तिष्क की जो संधि है, सॉरी ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि होती है। तो ए तो पीयूष ग्रंथि क्लियर हो गया, ठीक है। फिर बी, गले में कौन सी ग्रंथि होती है, गले में आपको पता है थायराइड ग्रंथि होती है। तो बी वाला तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है, इसकी वजह से घोंघा रोग भी हो जाता है इसमें से जब हार्मोन नहीं निकलता है। फिर अगला है सी। अब सी देखो आपकी किडनी के ऊपर रखी हुई है, इसको अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और डी अग्न्याशय पैंक्रियाज, जो कि आपको इंसुलिन हार्मोन देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक। आप ध्यान रखेंगे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और एड्रिनल ग्रंथि वृक्क या किडनी के ऊपर पाई जाती है, और अग्न्याशय वहीं पे आमाशय से थोड़ा नीचे होता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षुद्रांत के दीर्घ रोम, इसको रसांकुर कहते हैं, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उसका अध्ययन करना है। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है उसमें कुछ उंगलियों जैसी संरचना होती हैं, उसे हम रसांकुर कहते हैं, जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में सहायता करती हैं। अब जरा इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे हम। पहला, ये उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं और इनकी संख्या हज़ारों में होती है, ठीक है। उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं, इनकी संख्या हज़ारों में होती है। दूसरा, इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, इनकी जो सरफेस होती है बहुत पतली होती है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ठीक है। अगला है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिससे भोजन आसानी से गुजर जाता है। तो आपको इसमें सही वाला ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए, देखिए, तीसरा बिल्कुल ठीक है, ठीक, तीसरा बिल्कुल ठीक है, चौथा भी ठीक है और पहला भी ठीक है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरा चौथा और पहला बिल्कुल ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? आप लोग समझ चुके होंगे इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सहजीवन या सहजीवी, इसमें दोनों लाभान्वित होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए कल भी था, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कम से कम 2 पेशियां मिलकर काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां। मेढक तथा केंचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है, किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है शुष्क एवं रूक्ष, दूसरा शुष्क एवं श्लेष्मीय, तीसरा आर्द्र एवं रूक्ष और चौथा आर्द्र एवं श्लेष्मीय। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपको पता है इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र एवं श्लेष्मीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। कौन सा सही समुच्चय है ये बताना है आपको। पहला है शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड और गर्भाशय। दूसरा है अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। तीसरा शुक्राणु वृषण, शुक्राणु नलिका, शिशन।
चौथा है ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी और गर्भाशय। इनमें से सही संयोजन के समुच्चय को चुनना है आपको, कौन सा संयोजन जनन के लिए सही है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए, इसमें सही कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा ठीक है। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे एक बार ए ऑप्शन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए जनन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, टैडपोल के कायांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। आपको बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, आयोडीन, आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, आहार नाल या पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों। पहला ऑप्शन है ग्रास नली की भित्ति की पेशिकाएं संकुचन करती हैं। दूसरा, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, इस वजह से नीचे जाता है। तीसरा, गुरुत्वीय बल लगता है नीचे की ओर, इस वजह से। डी है, रष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे की ओर जाने के लिए बल प्रदान करती है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, भोजन नीचे की ओर क्यों जाता है। इसका सही आंसर होना चाहिए, जो ग्रास नली की भित्ति की पेशियाँ होती हैं वो संकुचन करती हैं, इस वजह से भोजन नीचे की ओर जाता है, क्रमानुकुंचन करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 6वां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। कि मतलब भोजन जब हम शरीर में लेते हैं और उसको पचाते हैं, उसका हम उत्सर्जन करते हैं, उसमें क्रम क्या होता है, सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है, हम भोजन को खाते हैं, उसको कहेंगे अंतर्ग्रहण, फिर उसको पचाते हैं, वो पाचन, पाचन के बाद हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करते हैं, फिर अवशोषण करने के बाद उसका होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब उसका उपयोग करते हैं हम जिस चीज़ के लिए करना चाहते हैं वो, फिर होता है निष्कासन। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे आप, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है। ठीक है, दोबारा से सुन लेंगे। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके पित्ताशय में संग्रहित करता है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यकृत से पित्त रस निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। बहुत से लोग ये गलत टिक लगा देते हैं कि पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, ऐसा नहीं होता है। यकृत से पित्त रस निकलता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और कौन सा भाग ऐसा है जो ये सब काम करता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, आमाशय से होता हुआ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वापस से वही क्वेश्चन आ गया है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, खिंचा हुआ आया था। इसका आंसर क्या है, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में या ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्रैम्प पड़ जाते हैं, इसका ऑप्शन वही है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। कोई भी पाचन कार्य नहीं करता है इनमें से, उसको चुनना है। ग्रसिका, जैसे कि ग्रसिका, मुखगोहिका, मलाशय। फिर है ग्रसिका, बृहदान्त्र, मलाशय। सी है ग्रसिका, मुखगोहिका, बृहदान्त्र। और डी है क्षुद्रांत्र, बृहदान्त्र और मलाशय। इसमें से ऐसा चुनना है, सारे ऐसे के ऐसे होना चाहिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ग्रसिका, बृहदान्त्र और मलाशय कोई काम नहीं करते हैं पाचन में। सिर्फ बृहदान्त्र सिर्फ पानी को शोषण करती है बाद में, बाकी कंप्लीट डाइजेशन होता है छोटी आंत में। अब है मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। आहार नाल का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सही क्रम क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम भोजन जहाँ से लेते हैं वहाँ से शुरू करेंगे मुख, उसके बाद मुख से आता है ग्रसिका, ग्रसिका का मतलब है फूड पाइप, फिर है आमाशय, फिर क्षुद्रांत्र, फिर बृहदान्त्र। हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके आज के लिए। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।